भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ चुका है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह दुनिया भर में भारत की बढ़ती धमक और उसके नजरिया बता रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसे कोई भी कुछ भी कह देता था। और यही वजह है कि सुपर पावर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आए हैं। 2 दिन के दौरे पर भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान ने साबित कर दिया कि भारत न सिर्फ रूस के लिए बल्कि दुनिया भर के सभी देशों के लिए जरूरी बन गया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते ने 2030 तक का रोड मैप तैयार कर दिया है और यह रोड मैप दोनों देशों को हर क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जाएगा। तो दूसरी तरफ भारत रूस 2 देशों का नाम नहीं बल्कि 2 देश ऐसे सहयोगी बन गए जो परस्पर एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उस पर मोदी और पुतिन की दोस्ती एक मिसाल बन गई है। तो पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि 2030 तक का पूरा रोड मैप जो खाका है वो खिंच गया है। और सबसे बड़ी बात, ट्रेड डील पर सबसे ज्यादा बात हुई है। दोनों देश परस्पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पुतिन ने साफ कहा यह सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, यह व्यापार की सिर्फ बात नहीं है, आपस का सहयोग दोनों देशों का इतना ज्यादा है कि एक दूसरे पर निर्भरता भी हो रही है। पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत की जरूरत आज दुनिया भर के देशों की है और यही जरूरत पुतिन को भारत लेकर आई। और दोस्ती तो पहले से मजबूत थी, एक बार और इस पर मुहर लगी है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच साझा व्यापार की रणनीति बनी है। सिर्फ हथियारों के डील पर नहीं, सिर्फ ट्रेड डील पर नहीं, हर क्षेत्र में, जी हां, हर क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात हुई है और कई समझौते हुए, 7 बड़े समझौते भी। और देखिए उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन का दौरा कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती धमक को दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस औरे को बता रहा है जिसकी वजह से देखिए रूस जो भारत का अभिन्न दोस्त है वो भी भारत के साथ हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गया। और इस बीच एक जो बड़ी बात है वो आतंकवाद की बात। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर भी यहीं से तय होगा। दिल्ली में सेट हुआ है, ब्लूप्रिंट बन गया है। देखिए दिल्ली में 2030 का ब्लूप्रिंट बन गया है कि कैसे दोनों देश आगे बढ़ेंगे और यहीं से नया वर्ल्ड ऑर्डर भी सेट हो रहा है। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत और रूस एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हैदराबाद हाउस में भारत और रूस के बीच 5 MOU समझौतों के करार के बाद जब पीएम मोदी बोले तो उन्होंने ट्रेड के साथ टेररिज्म की बात की। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकर सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने कोविड-19 से लेकर आज तक कई संकटों का सामना किया है और उम्मीद जताई है कि वैश्विक चुनौतियां जल्द ही पार कर ली जाएंगी। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का मुफ्त वीजा देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम को लेकर आपस में नजदीकियां बढ़ेंगी। वहीं हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। दोनों देशों के स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान बढ़ेगा। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध
समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। जब राष्ट्रपति पुतिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि हम बिना रोक टोक के ईंधन की लगातार सप्लाई करते रहेंगे। पुतिन ने यह भी बताया कि दोनों देश भुगतान निपटान में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब वाणिज्यिक लेन देन में इसका हिस्सा 96% तक पहुंच चुका है। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता में जहां 5 अहम समझौते हुए, वहीं उस मुलाकात ने कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के विजन को साफ कर दिया है। दोनों देश आतंकवाद, ट्रेड और वैश्विक एकता पर सख्त रुख अपनाएंगे तो वहीं साल 2030 तक एक दूसरे को और मजबूत कर हर वर्ग में विकास की नई राह दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात और समझौते नई इबारत लिख रहे और नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने वाला है। जी हां, इन दोनों देशों के नजदीकियां व्यापार में जो बढ़ोतरी हो रही है, 2030 तक का जो रोडमैप बना है, जो ब्लूप्रिंट बना है, वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत आगे लेकर जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल भी है। प्रोफेसर अयनजीत सिंह है, रशियन एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ पूर्णिमा आनंद है, प्रेसिडेंट है ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अयनजीत जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। किस नजरिए से देखते हैं आप? कई अहम समझौते हुए हैं, कहा जा रहा था कि डिफेंस डील होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं ट्रेड डील पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भारत और रूस के बीच में जो भी समझौते हुए हैं, उससे भी बड़ा कि यूक्रेन का वॉर चलते वक्त जो रशियन प्रेसिडेंट का भारत आना, और भले 27 घंटे के लिए हो या 28 घंटे के लिए हो, लेकिन ये दर्शाता है कि भारत का विश्व का मैप में स्थान कहां पहुंच गया है। मैं ओवरऑल एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए हैं, उसमें कुछ चीजें मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है और कुछ चीजें भारत के लिए, खास करके ये टेररिज्म को लेके जो बातचीत हुआ, इसके अलावा जो रशिया अभी जो परमाणु पावर प्लांट जो कुंडनकुलम में होगा, उसके ऊपर भी, और इसके साथ साथ जो बाकी विषयों पे बात हुआ, खास करके बिजनेस की ओर अगर हम देखें तो करीब 2030 तक 100 बिलियन तक का आंकड़ा निकाला गया है। मेरे ख्याल से ये साफ तरीके से एक चीज दर्शाता है कि विश्व का मैप में भारत अपना स्थान बहुत ही ऊंचा कर लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही मजेदार बात यह है कि इस समय भले वो चाइना हो, भले वो यूएस हो, सबका नजर इस पुतिन के विजिट के ऊपर, भारत में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर है। उनके अखबारों में देखेंगे तो सिर्फ भारत और रूस के बारे में ही बात हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत का जो पोजीशन है और ये जो पुतिन साहब का विजिट था भारत का, ये एक तरीके से दोनों देशों के लिए और भारत का जो औधा है, उस औधे को विश्व स्तर पे सबसे ऊंचा जगह पे पहुंचा। बिल्कुल यही वजह है अंजीत जी कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जब एक तरफ यूक्रेन युद्ध हो रहा है, वो छोड़कर भारत आए। कहीं ना कहीं उनको भी बाजार की जरूरत है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव जी से एक सवाल की, संजीव जी, क्या हम मान ले कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? बाजार जो सबसे बड़ा भारत का है, तलाश रूस को भी है, सुपर पावर को भी है, इसी वजह से पुतिन यहां आ गए। जी बिल्कुल, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत में बाजार तो अवश्य है, लेकिन भारत में बुद्धिमत्ता भी है। भारत जो है वो बुद्ध की बातें करता है, युद्ध की बातें नहीं करता। और भारत की जो सलाहें होती हैं वो पूरे मानवता के लिए होती हैं, पूरे विश्व के लिए होती हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
जब 1-to-1 वार्ता राष्ट्रपति पुतिन से कर रहे थे, तो उन्होंने शांति की बातें कही। उन्होंने पिछले अपने जो वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, उसी लाइन पर उसी बात को उन्होंने फिर से एक बार जो एम्फेसिस दिया, उसके ऊपर बल दिया कि जो अभी हाल के समय में रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें भारत ने भी ये कहा कि हम भी ये चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि हम भी ये चाहते हैं ये प्रक्रिया आगे बढ़े, शांति स्थापित हो। और ये युद्ध जो है मानवता का के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई विकल्प है तो बुद्ध ही विकल्प है, शांति ही विकल्प है। लेकिन साथ ही साथ अनूप जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है। और जब वो कहते हैं न्यूट्रल नहीं है, तो उसका आशय यह है कि भारत अगर किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है, संवाद के साथ खड़ा है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। तो ये जो भारत का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का ही अप्रोच है। और भारत की जो सलाहें अगर विश्व माने, जैसा कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, तो ये जो विजनरी आइडियाज हैं और जाहिर है कि अगर इसके ऊपर विश्व चले तो बहुत अच्छा होगा। आज मैं सुबह विजुअल देख रहा था, मैं एक जगह पैनल में था और जब राष्ट्रपति पुतिन जो अपोस्टल ऑफ पीस है और नॉन वायलेंस महात्मा गांधी की जब वो समाधि पर पहुंचे तो जाहिर है कि वो दृश्य भी बड़ा ऐतिहासिक था। एक ऐसा नेता जो वर्तमान समय में युद्ध में बिल्कुल संलग्न है और ये युद्ध लगातार जारी है पिछले 5 वर्षों में और वो शांति की समाधि पर आया है। तो जाहिर है कि ये जो भारत का संदेश, चाहे वो इतिहास का रहा हो, स्वयं महात्मा गांधी जी का रहा हो, या आज का जो भारत का जो नया भारत का संदेश है, वो सभी जो है भारत को वो एक विश्व गुरु की तरफ ही ले जाता है। और ये तो विश्व गुरु की जो भूमिका है वो तो हम बहुत पहले से निभाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में संबोधन किया था तब से लेकर के और अभी प्राचीन इतिहास में आप चले जाए तो भारत के का जो स्थान है बहुत ऊंचा रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि ये जो अब इस यात्रा पर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अब इस यात्रा का जो आउटकम्स अभी जो दिख रहा है, जैसा कि आप स्वयं दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे आउटकम्स आए हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स हैं और ये इस बात को दिखाता है कि दुनिया में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, दुनिया में जियो स्ट्रेटजी में चाहे कितने भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, भारत और रशिया की जो दोस्ती है, जो विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है और ये जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो मजबूत बनी रहेगी। संजीव जी, एक बहुत अहम सवाल ये हो रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत गहरी है और एक बार फिर इस पर मुहर लग गई है, लेकिन 2030 तक का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। ये ब्लूप्रिंट अगर हम 2030 की बात करें तो भारत को और रूस को कहां लेकर जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, ये ब्लूप्रिंट भारत और रशिया के शेयर्ड विजन को दिखाता है। ये जो साझा हमारे जो भविष्य के में दोनों देश, ये जो दोनों राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं उसको ही दिखाता है। $100 बिलियन का हमारा लक्ष्य है। या जो हमारा जो ये जो ट्रेड वॉल्यूम है 68 बिलियन डॉलर्स का है। और मैं अनूप जी, मैं मेरे असेसमेंट के मुताबिक 2030 तक तो ये 150 भी अगर पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 68 बिलियन हम अभी ही पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और अभी 5 वर्षों का एक लंबा अंतराल है। यदि आप 2022 में अगर भारत और रशिया के ट्रेड वॉल्यूम को देखें तो ये अबाउट 8 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन आज ये जो है 68 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो गया है। तो इसमें हालांकि ये अवश्य है कि इसमें बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो हैवीली रशिया के फेवर में है, ट्रेड इम्बैलेंस बहुत है, लेकिन ये भारत भी जानता है कि रशिया एक वॉर टाइम में है और एक सच्चा मित्र जो होता है, अगर कोई हमारा पार्टनर अगर संकट में है तो उसको अपने पूरे रिसोर्सेज से मदद भी करता है। तो भारत भी वही मदद कर रहा है, जैसी कि मदद रशिया ने या पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन ने 1971 में भारत को दिखाई थी, या जो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की जो साजिशें भारत को घेरने की रहती थी, तो रशिया हमेशा अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऐसे भारत के खिलाफ रेजोल्यूशंस को रोक देता था। रशिया हमेशा हमारे लिए, भारत के लिए एक कवच बन करके खड़ा रहा है, ढाल बन के खड़ा रहा है। और आज भी वही दोस्ती देखिए, उसी की एक बानगी नजर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई प्रोटोकॉल तोड़कर जो आया अपने दोस्त के लिए गाड़ी में आना, बहुत कुछ कल की तस्वीर आज की तस्वीर कह रही थी। वापस आऊंगा संजीव जी मैं आपके पास। पूर्णिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी है। पूर्णिमा जी, एक तस्वीर हमने देखी थी पुतिन जी के साथ, शायद आप भी थे, वो तस्वीर तो थी, लेकिन आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा पक्ष है, हम न्यूट्रल नहीं है, शांति हमारा पक्ष है, हम शांति के साथ हैं। इसके गलत मायने कोई ना निकाल ले, क्या लगता है आपको?
जी हाँ, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और हमारी शांति ट्रीटी हर देश के साथ रही है। लेकिन अभी जो जैसे कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है कि रशिया टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, चाइना टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और इस वक्त महामहिम पुतिन की विजिट भारत में इस बात की एक मिसाल है कि भारत रूस की दोस्ती इतनी गूढ़ है कि हम लोग किसी भी स्तर पर जाकर अपने आर्थिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस बात का एक पूरा मिसाल है। लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि भारत रूस की इस मित्रता को डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। बहुत सारी इंटरनेशनल प्रेस इस वक्त हमारे देश में मौजूद है और वो अपने अपने तरीके से इस सारे फोटोग्राफ्स को और जो सारी भव्य तैयारियां की गई हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में। तो मैं समझती हूँ कि भारत का जो एक मूल मंत्र है शांति और शांति प्रिय देशों के साथ अपना मित्रता को कायम रखना, वो इस वक्त हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल विश्व के सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की सारी मीटिंग्स में जो सुबह जो परेड हुई राष्ट्रपति भवन में वो भी बहुत भव्य थी और प्रेसिडेंट पुतिन को और उनके साथ आए मिनिस्टर्स को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, जो भी ऐतिहासिक है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए भारत में दिया गया ये सबसे बड़ा सम्मान है और वह बहुत भव्य था। इसके बाद हैदराबाद हाउस में अभी मीटिंग चल रही है जिसमें 5 बड़े समझौते हुए हैं और ये 5वें समझौते मतलब ऐतिहासिक हैं क्योंकि इतने बड़े समझौते कभी भी भारत सरकार के साथ नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल इस विजिट में प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस की प्राइवेट कंपनीज को भी मौका दिया है कि वो भारत में अपनी B2B कंपनीज की स्थापना कर सकें। तो ये एक नया रास्ता है कि भारत और रूस की कंपनियां हर मुद्दे पे अपना काम करेंगी और कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बैंक्स के साथ भी हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा शांति कार्यक्रम और बहुत बड़ा मित्रता का एक ऐतिहासिक सम्मेलन है और एक बहुत बड़ी एक मिसाल है पूरे विश्व के लिए कि भारत और रूस हमेशा हमेशा के लिए मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अभी वो तस्वीरें भी आ ही रही थी, साथ साथ जो साझा बयान आया वो भी हम लोगों ने देखा। मैं प्रोफेसर रंजीत आपके पास आऊंगा। जो तस्वीरें आज हमने देखी, जो बयान सामने आए, बहुत कुछ कह रहे और दुनिया देख रही है। आज जो मुलाकात हो रही है, आज जो बात हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत पूरी दुनिया के नजर में फिलहाल क्या है, क्योंकि रूस को बाजार चाहिए था, रूस कहीं और भी जा सकता था, चाइना भी जा सकता था, लेकिन रूस ने भारत को चुना। भारत पहुंचे पुतिन और यहां बातचीत हो रही और साफ कह दिया पुतिन ने, हम तेल और गैस के लिए बात करने नहीं आए, हर एक क्षेत्र के लिए बात करने आए। यानी ये व्यापार जो है, जो बिजनेस है दोनों देशों के बीच में, काफी बढ़ने वाला है। भारत इस वक्त क्या अहमियत रखता है पूरी दुनिया में? मेरे ख्याल से सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि जो ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी साइन किए हैं आज, इसमें एक चीज साफ तौर से क्लियर हो जाता है कि विश्व के लिए, खास करके जैसे मैंने कुछ देशों का नाम लिया जिसमें यूएस तो है ही, साथ में चाइना भी है और भी कई देश है जो ये देख रहे हैं कि इस स्थिति में करंट जो विश्व का स्थिति है जहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, खास करके आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरह, उस जगह पे भारत उभर के आ रहा है एक ऐसे देश के रूप में जो सिर्फ इकोनॉमी तो हमेशा भारत की अच्छी रही है मोदी जी के अंडर, और इसके साथ साथ जो खास चीज है वो है कि एक शांति वार्ता। तो एक तरह से भारत को अगर देखा जाए तो शांति दूत के तरह, विश्व के एक शांति दूत की तरह देखा जाना चाहिए सर्वप्रथम। उसके बाद शांति का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज झेल लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज आसपास घट रही है उसके हम पूरी तरीके से हम वाकिफ हैं और उसके अगर जरूरत पड़े उसके खिलाफ जो भी कदम उठाने चाहिए वो भारत जरूर उठाएगा। तो एक तरह से ये ओवरऑल देश के लिए मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी सारी दुनिया, खास करके जैसे मैंने कुछ इंटरनेशनल प्रेस है जो शुरू में, ये विजिट के शुरू में लिख रहे थे कि पुतिन जी आ रहे हैं भारत में, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पिछले 48 घंटे में, खास करके 24 घंटे में कहूंगा, 24 घंटे के अंदर जो चीजें हुए, जो भी दस्तखत से शुरू करके जितने भी वार्ताएं पहुंची है दुनिया के लिए, वो साफ तौर से एक चीज जाहिर करती है
कि भारत आ गया है, और सिर्फ आ नहीं गया है, भारत एक अपने तरफ से अपना दृष्टांत और अपना मूल्य का सही रूप से विश्व में सामने रख रहे हैं, और अब विश्व एक तरह से उसको फॉलो करेंगे, यही मानता हूं मैं। बिल्कुल अनुकरणीय हो गए हैं। मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, पुतिन ने कहा कि मैं सिर्फ गैस के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेल के लिए बात करने नहीं आया हूं। और अगर गैस तेल को लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव था भारत पर कि भाई आपको तेल कम खरीदना होगा। इसके बावजूद तेल की खरीदारी होती रही है। क्या यह खरीदारी आगे और बढ़ेगी? क्योंकि ये बात साफ कर दी गई है पुतिन की तरफ से कि बिना किसी दबाव के हम सप्लाई करते रहेंगे। देखिए, भारत जो अपने आर्थिक निर्णय भी जो लेता है जी। उसमें भी भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा से इंटैक्ट करके चलता है। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को स्पष्ट रूप से बता दिया था, यूरोपीय देशों को भी बताया था कि भारत जो अपनी एनर्जी का जो इंपोर्ट रशिया से कर रहा है, ऑयल का जो इंपोर्ट रशिया से कर रहा है, वो अपनी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को और भारत के जो नागरिकों की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कर रहा है। क्योंकि पूरे विश्व में रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं उसमें भी बड़े डिस्ट्रप्शंस आए हैं, और भारत जो है उस डिस्ट्रप्शन से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, यानी कि अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने रशिया से जो बड़े पैमाने पर तेल का आयात शुरू किया। और जाहिर है कि रशिया ने भी भारत को एक डिस्काउंटेड रेट पर ये ऑफर दिया और भारत के लिए ये आर्थिक रूप से लाभकारी रहा है। लेकिन इस निर्णय को करने में भी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से एक्सरसाइज किया। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है अनूप जी कि भारत के चाहे वो विदेश नीति के निर्णय हो, चाहे वो रक्षा नीति के निर्णय हो, चाहे वो आर्थिक नीति के निर्णय हो, सभी में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए बिना किसी दबाव में आते हुए अपने निर्णय लेगा। और जहां तक ऑयल के भविष्य में इंपोर्ट करने की बात है, जाहिर है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो होंगी उसके आधार पर हम ऑयल को खरीदना जारी रखेंगे। और रशिया के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि वो भी ऑयल को सप्लाई देना जारी रखेंगे। तो ये मेरा मानना है कि अमेरिका के और यूरोपीय देशों के दबावों का भारत और रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। भारत किससे तेल हमें खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किस समिट में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये भारत की सरकार डिसाइड करेगी, भारत की जनता डिसाइड करेगी, भारत के लोग डिसाइड करेंगे। अमेरिका और किसी अन्य देश को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत को बताए कि हम किससे तेल खरीदें और किससे ना खरीदें। ये मैसेज बहुत क्लियर तरीके से अमेरिका को हमने दे दिया है। और आगे भी मेरा मानना है कि अभी आप एनर्जी सप्लाईज की अगर इसके स्तर को देखें तो ये रशिया यूक्रेन के युद्ध के शुरू होने के पहले जो भारत का जो ओवरऑल जो ऑयल का जो इंपोर्ट रशिया से हुआ करता था अबाउट 2.5% था, और अभी ये 35% तक पहुंच गया है। सबसे रशिया जो टॉप ऑयल का जो सप्लायर बनकर के उभरा है। तो ये मेरा मानना है कि भारत के एनर्जी जो सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स जो होंगे उसके अनुसार भारत अपने निर्णय लेगा, और अमेरिका का दबाव कहीं और ले भी रहा है। बिल्कुल, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए फैसले ले भी रहा है। राकेश जी, संजीव जी, मैं राकेश जी जुड़ गए हैं, लगता है राकेश जी की विंडो में मुझे नजर आ रहा है। राकेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। आज जो तस्वीर आपने देखी राकेश जी, एक बात तो तय है कि दोनों देशों ने साफ कर दिया कि भाई हम व्यापार करेंगे, किसी का दबाव नहीं झेलेंगे, हम अपने देशों के हितों में जो अपने देश के हित में काम होगा वो हम करेंगे। कोई मुझे रोकना चाहे, हमें रोकना चाहे तो हम रुकेंगे नहीं। तो साफ है, मैसेज किसके लिए था, आप समझ पा रहे हैं? आप अनूप जी डिप्लोमेटिकली आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीधी सी बात है और सबको पता है कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने टर्म ना कि भारत पे, रूस पे और अन्य कंट्री पे डिक्टेट करने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति 9/11 के बाद पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पाकिस्तान को प्रश्रय दिया। ये अपने आप में वहां के लोग उनकी निंदा कर रहे हैं कि भाई आप आतंकवाद को, आतंकी देश को समर्थन दे रहे हैं। रही बात अभी जितने अपने पैनलिस्ट ने बात कही है दोनों देशों के परस्पर संबंधों को लेकर के, तो आज जब मुलाकात हुई तो मोदी जी ने अपनी पुरानी यादों को दोहराया कि जब 2001 में गए थे, अटल जी के साथ गए थे, हमारी दोस्ती 25 साल पुरानी दोस्ती है। तो इससे एक संबंधों की जो प्रगाढ़ता है, जो उसकी एक गर्माहट है, वो दर्शाता है। और साथ साथ ये रेयरेस्ट मोमेंट था जब कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सारे प्रोटोकॉल के ऊपर हटकर खुद ही एयरपोर्ट पर उनको लेने गए। तो इससे अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश विश्व में गया है कि रूस
खास करके व्लादिमीर पुतिन हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। और इसमें आर्थिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, वैश्विक संबंध के जितने तमाम गुणक हैं उसमें प्लस होगा। जिस तरह से एक साल में अभी 12% बढ़ा है, पिछले 5 वर्षों में कहा $8.1 बिलियन का था, 68.72 हो गया। ये जो बढ़ा है उसको थोड़ा सा जो पाटने वाली बात है, जो भारत का व्यापार वहां बढ़े, व्यापार और जो घाटा मेक इन पाटने इंडिया की की कोशिश बात भी होगी। जी हाँ, मेक इन इंडिया की जो बात कही है जी। पुतिन साहब ने, उसको वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है, और बिल्कुल। उसके और लिए देखिए ये अनुकरणीय भी बात है तो कि पुतिन ने भी हमारी साफ कर बात दी कोई राकेश मान जी रहे कि मेक इन इंडिया तो है, लेकिन मेड विथ रशिया भी होगा और दोनों मिलकर काम करेंगे। आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि भारत के लिए कितना अहम है पुतिन का भारत आना और ये समझौते कितना महत्वपूर्ण है। और आज बात भारत और रूस के रिश्तों की, जो 2030 तक रोड मैप बना है, उस पर बातचीत हो रही है। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर एनजी जी आपके पास आऊंगा। एनजी जी, बहुत कोशिश की जा रही थी कि के हथियारों की डील होगी, डिफेंस डील होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जहां डिफेंस डील्स की बात है, हम लोग सुन रहे थे SU-57 से शुरू करके S-500 एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उसका भी बातचीत, मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी बातचीत एक स्टेज पे पहुंच चुकी है पहले ही, क्योंकि ये वार्तालाप पहले से ही चल रहा है दो देशों के बीच, नया नहीं है। और ये एक स्टेज पे पहुंच चुकी है। समय आने पे मेरे ख्याल से ये अपने आप सामने आ जाएंगे। दूसरा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंस। तो एक तरह से दो देशों के बीच में एक बहुत अच्छा समझौता है, जो कि मैं कहूंगा एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस का, और ये चीज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। अगर हम सिर्फ दक्षिण एशिया का ही माहौल देखें इसी समय, तो इस संदर्भ में मेरे ख्याल से अभी जो स्थिति है दोनों देशों के बीच में, जहां तक डिफेंस डील्स की बात है, वो मेरे ख्याल से जहां पे है वहां पे ही रहेंगे, और वो आगे बढ़ते जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएंगे और सही समय पे सामने आ जाएंगे, इस पे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि जब अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन को रेड कारपेट से वेलकम किया था यूएस के प्रेसिडेंट ने, तो आज अगर भारत रशिया के साथ जो भी किस्म का डील हो, किसी भी किस्म का डील हो, जो रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, जो भी टाइज को और दृढ़ करना चाह रहे हैं, उसमें उनको या किसी और देश को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो खुद कर रहे हो वो दूसरों को भी आपको करना देना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपोलर दुनिया है। ये वो वैसा सिचुएशन नहीं है जो आज से 20-30 साल पुरानी कहानी है। तो वो कहानी बदल चुकी है, और मेरे ख्याल से दुनिया को अब समझना चाहिए कि भारत एक तरह से आ चुकी है। दुनिया भी समझ रही है एनजी जी कि नया भारत है और नए तरीके से चलेगा। पूर्णिमा जी, आपके पास होगा। आज एक बयान सामने आया और कहा गया कि हमारी जो दोस्ती है किसी भी ग्लोबल चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में है भारत और रूस कि भाई कोई भी चुनौती आएगी ग्लोबल, उससे साथ अगर मिल जाए तो निपट लिया जाएगा आसानी से। बिल्कुल, भारत बिल्कुल सक्षम है किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए। और ये जो यात्रा है प्रेसिडेंट पुतिन की, ये एक दो टुक जवाब है पूरे विश्व को कि भारत और रूस की मित्रता बिल्कुल अटूट है, और हम हर हालत में अपनी आर्थिक और सामायिक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात इस वक्त हमारे देश में एक क्षण है, जो दो महामहिम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जी, जिन्होंने अपने सभी मिनिस्टर्स के माध्यम से और सभी बड़ी कंपनियों के माध्यम से एक नई रूपरेखा बनाई है ट्रेड फ्री करने के लिए और $100 बिलियन USD का व्यापार खड़ा करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पूरे विश्व के लिए एक नया जवाब है भारत का, और भारत पूर्णतया सक्षम है आर्थिक क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में, और सभी नए, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल के ऊपर भी बातचीत हुई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी बातचीत हुई है, और युवाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में बातचीत हुई है। और जो एनापोलिटिका एक संस्था है रूस की बहुत बड़ी, जो कि विश्व के मामलों में एक्सपर्टाइज रखती है, उन्होंने भी भारत में अपना ऑफिस खोलने का बात किया है। तो एक बहुत नए सारे रास्ते हैं जो भारत और रूस के बीच में खुले हैं, और विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है
क्योंकि इतने बड़े स्तर पर और इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का एक साथ समझौता होना एक एग्जाम्पल है। और आज रूस के जो एम्बेसडर हैं भारत में, और भारत के एम्बेसडर विनय कुमार जी जो रूस में हैं, उन दोनों ने भी काफी सारे समझौतों पे साइन किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा हमारा ऐतिहासिक काम हुआ है, और भारत रूस की दोस्ती अजर अमर है और अटूट है। और एक भारत पूरी तरह सक्षम है अपना विकास स्वयं में करने के लिए। बिल्कुल, भारत को लेकर दूसरे देशों की ऐसी मजबूरी कि भारत में हर कोई व्यापार करना चाहता है। यही वजह है कि सारे देश चाहते हैं कि भारत से संबंध बेहतर हो। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, अगर हम बात करें, जो ऐलान हुआ 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री किया है, ये दोस्ती है दोनों देशों के बीच की कि भाई आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए। ऐसे और कई भी योजनाएं होंगी जो आने वाले भविष्य में बढ़ेंगी। विन विन सहयोग की भी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ जीतेंगे, साथ साथ चलेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा अनूप जी कि साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ जीतेंगे और विश्व में एक दोस्ती की नई कीर्तिमान जो स्थापित हो चुकी है उसमें और 4 चांद लगाएंगे। जो जो ये दोस्ती का जो परवान है अभी और चढ़ेगा एक थ्योरी ऑफ पॉजिटिविटी के तहत। कि मैंने आपको कल अब आपसे बात हो रही थी, चर्चा थी कि पुतिन और मोदी जी में एक ऐसी बॉन्डिंग हो चुकी है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो वो वाली दोस्ती ऐसी बॉन्डिंग हो गई है, व्यक्तिगत से लेकर के सामाजिक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। तो वो तो वीजा फ्री होना या टूरिस्ट वीजा देना, ये सब छोटे छोटे प्रकल्प है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि उसको बड़ी बनाएंगे और दोनों देश की आवाजाही बढ़ेगी। और उसमें कई ऐसे अभी और आने वाले दिनों में हम लोग खबरें सुनने को मिलेगी। जैसे अभी एक न्यूक्लियर की बात कर रही थी पूर्णिमा जी, न्यूक्लियर को प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, भारत सरकार ने किया है। वो एक बहुत बड़ा बाजार है और पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से याचक वाली मुद्राओं में और बिजनेस के भारत की तरफ देख रहा है। वो इतना बड़ा बाजार है। और न्यूक्लियर जो से जुड़े जितने प्रकल्प, जितने प्रोजेक्ट है उसको लेकर के, इसी तरह से रूबल रुपये को लेकर के जो कोरोना काल में भारतीय रुपयों में आईएनआर में जो व्यापार किया रूस के साथ, वो भी अनुकरणीय है। करीब 22 देशों में भारतीय रुपयों में आईएनआर में व्यापार हो रहा है। हमारा यूपीआई जो है बहुत जी, उससे आप टिकट ले सकते हैं यूपीआई से स्कैन करके। तो ऐसी कई चीजें डिजिटल क्रांति के साथ साथ जो मेक इन इंडिया है और मेक फॉर इंडिया है, वो सारी चीजें हो रही हैं और उसमें एक्सेल करेगी हमारी दोस्ती को भी, हमारे आर्थिक पैमाने को भी, सामाजिक पैमाने को भी, और दोनों देश के जो नेतृत्व के साथ साथ दोनों देश के विकास को और जो हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है हमारे नरेंद्र भाई मोदी का, प्रधानमंत्री जी का, उसमें और भी ये चीजें प्लस करेगी। बिल्कुल। मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। रुपया रूबल की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये रुपया रूबल जो है भारत और रूस के बीच की बात है कि भाई उसमें व्यापार हो रहा है, लेकिन क्या कोई कॉमन करेंसी भी हो सकती है? यहां से मान ले कि डॉलर आउट हो सकता है, क्योंकि डॉलर का दबदबा, अमेरिका अपना दबदबा दिखाता है। लेकिन अगर हम बात करें डॉलर की, तो अगर ऐसा हुआ कोई कॉमन करेंसी, तो जो भारत और रूस के बहुत करीबी दोस्त हैं वो डॉलर को हटाकर नई करेंसी में बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, ब्रिक्स में जो कॉमन करेंसी को लेकर के एक संकल्पना अवश्य है और ये कंसेप्ट इसका जरूर है। लेकिन वो जो अभी एक कॉमन करेंसी को बनाने का जो पूरा रास्ता है वो बहुत लंबा है। और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भारत का डी डॉलराइजेशन को लेकर के कोई ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि जिसमें कि हम डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। और डॉलर का एक के साथ जो व्यवस्था अभी बनी हुई है, भारत उसके विरुद्ध कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। और ये जो आशंका है अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप को ये विशेष रूप से रहती है कि कहीं डॉलर के खिलाफ ही ये ब्रिक्स के राष्ट्र तो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि डॉलर के खिलाफ हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। भारत का तो विशेष रूप से हमारा जो स्टैंड है बहुत क्लियर है कि हम डी डॉलराइजेशन के समर्थक नहीं है। और डॉलर की जो व्यवस्था है उसको अब उसके साथ हम अपना जो व्यापार है वो कर रहे हैं। लेकिन जहां कहीं भी आवश्यक होता है, जैसे कि आप देखिए तो रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं
तो वहां पर जो एक वैकल्पिक जो व्यापार को आगे बनाए रखने के लिए भारत रूपी रूबल अरेंजमेंट के ऊपर भी प्रगति कर रहा है, और जहां कहीं भी ऐसी आवश्यकता होगी हम जरूर ऐसा करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं कि डी डॉलराइजेशन का करने का भारत का कोई ऐसा वो एफर्ट नहीं है कि जिससे कि डॉलर को आउट किया जाए और किसी अन्य करेंसी या कॉमन करेंसी को जो है इन किया जाए। इस तरीके की बातें अभी भारत का समर्थक नहीं है। और देखिए, एक बात मैं और भी यहाँ पर चूंकि कहना चाहता हूँ कि रशिया के साथ तो हमारी जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है ही, और वो अटल है, अटूट है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हम अपने अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जो संबंध है अमेरिका के साथ बिगाड़ना चाहते हैं। और भारत और अमेरिका के संबंध हो, भारत और रशिया के संबंध हो, दोनों का जो आयाम है वो अलग है। दोनों संबंधों को अलग अलग पैमानों पर ये भारत तौलता है। डोनाल्ड ट्रंप गलती ये कर रहे थे कि वो भारत और अमेरिका के संबंधों को एक थर्ड प्रिज्म से, यानी रशियन प्रिज्म से उसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब शायद उनको एहसास हो रहा है, संजीव जी, इस बात का एहसास हो रहा है और कह भी रहे हैं कि बहुत जल्दी ट्रेड डील होगी भारत और अमेरिका के बीच, कह रहे हैं वो। जी जी जी, उसका कोई विकल्प ही नहीं है, उनको करना ही है ट्रेड डील। और ये जो टैरिफ लगा रहे हैं उसको अमेरिका को वापस लेने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और अमेरिका यदि इस तरीके के टैरिफ को जितना लंबा खींचेगा उतना ही अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अभी आप देखिए तो अमेरिका के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है, और जिसको कि दूर करने का संकल्प लेकर के और बड़े बड़े वादे करके डोनाल्ड ट्रंप अपना पिछला चुनाव जीत करके आए थे। और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान वो अपने जनता से कहा करते थे, यदि मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो सबसे पहले जो समस्या एड्रेस करूंगा वो है अमेरिका के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस, इन्फ्लेशन की क्राइसिस। लेकिन अभी आप देखिए तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस महंगी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है अनूप जी कि ये जो पूरे डोनाल्ड ट्रंप का जो आक्रामक व्यवहार है कि जिसमें कि वो अपने पड़ोसियों को, अपने एलाइज को, अपने पार्टनर्स को, सबको टारगेट करते जा रहे हैं, पूरे विश्व भर पर टैरिफ इम्पोज कर दिया है। तो जाहिर है कि विश्व का जो व्यापार जिसके ऊपर अमेरिका कहीं न कहीं कभी निर्भर था उस बाधित हो रहा है। और उससे लोगों की जो दैनंदिन की जो वस्तुएं हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, और लोगों को फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस और अधिक गहरी हो रही है। तो ये टैरिफ इत्यादि का जो इलॉजिकल और एक बहुत ही ज्यादा अदूरदर्शी, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक जो ये नीति है, यदि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बदला तो अल्टीमेटली इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। अभी आप देखिए न्यूयॉर्क सिटी में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें ममदानी की जीत जो हुई है वो तो उनकी जो कैंपेन वगैरह जो उन्होंने किया है, जो उनकी विचारधारा है वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के ऊपर भी बहुत था। और यही गुस्सा ममदानी को जीत दिला गया, और कहीं ना कहीं करारा तमाचा भी इसे कहा जा रहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो भारत और रूस जो है दोस्ती के नए आयाम लिख रहे हैं, कई समझौते हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, और परस्पर सहयोग की बात भी हो रही है क्योंकि पुतिन भारत आए हुए हैं 2 दिन के दौरे पर। हमारे तमाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पूर्णिमा जी एक बार आपके पास आऊंगा। पूर्णिमा जी वापस लौटूंगा आपके पास। मैं एनजीत जी आपके पास आता हूं। एनजीत जी, जिस तरह से चाइना शुरुआती दौर पर आपने देखा किस तरह भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, लेकिन अभी जो सिचुएशन बदले हैं उसके बाद चाइना थोड़ा थोड़ा भारत के करीब आने लगा। अभी देखिए पुतिन के भारत आने पर चाइना की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि भाई चाहे दबाव लाख हो पश्चिमी देशों का, अमेरिका का, लेकिन रूस और भारत की बीच जो संभावनाएं हैं वो कम नहीं हो सकती और बढ़ सकती हैं। यानी चाइना भी मान रहा है कि भारत और रशिया साथ आएंगे तो बहुत बड़ी हस्ती बन सकती है विश्व की। हाँ, आपने सही कहा। अभी चाइना चूंकि तियानजिन में ऑलरेडी जो एससीओ का बैठक हुआ है उस बैठक में कुछ चीजें बहुत साफ तरीके से सामने आया है, और मेरे ख्याल से इससे क्लियर होना चाहिए कि अब अभी का जो पुतिन साहब का जो विजिट था भारत का, वो एक तरह से चाइना देख रही है जरूर, लेकिन और साथ में सहरा भी रहे हैं उसका। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक तरह से देखा जाए तो ये यूरोपीय देशों के लिए एक संदेश है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और यूएस तो है ही, लेकिन एक ये संदेश जरूर है कि ऐसा नहीं कि जो हम बोलेंगे वही चीज करना पड़ेगा। इस तरीके का जो मानसिकता है, इस मानसिकता को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है तो उस नया विश्व के ऑर्डर में ये चीज काम नहीं करता है। और ये भारत रशिया तो है ही, साथ में कई और देश हैं जो ये चीज सामने ऑलरेडी ला चुकी है, और एक तरह से ये दोनों देशों का, हमारे दोनों देशों का मित्रता ये चीज और दृढ़ तरीके से सामने लाती है। बिल्कुल। पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ गए। पूर्णिमा जी,
एजुकेशन को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती कि रूस जाकर बहुत सारे भारतीय जो वहां पढ़ते हैं, अब बीच में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि दिल्ली में रशियन एजुकेशन एजेंसी का पहला ऑफिस खोला गया। तो जो चीजें पहले थी, जिस तरह से आदान प्रदान होता था पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्या भारत एक बार फिर उसी प्रोसेस में आगे बढ़ेगा इस मीटिंग मुलाकात के बाद? जी हाँ, एनोपॉलिटिका करके एक संस्था है जो जी। कि भारत में वो एजुकेशन के सभी क्षेत्रों में, क्योंकि अब आजकल एजुकेशन में भी नए विषय आ गए हैं। पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ज्यादातर छात्र भारत से जाया करते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिपिंग मैनेजमेंट, न्यूक्लियर मैनेजमेंट एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें भारत के स्टूडेंट्स रूस जा सकते हैं। तो उसी क्षेत्र में यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ कॉपरेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च वर्क, एक्सचेंज प्रोग्राम, इन सब के ऊपर बहुत सारे काम तय हुए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के बीच में। और ये जो एजेंसी यहाँ पर खुली है वो सभी यूनिवर्सिटीज के साथ अपना लिंक बनाएगी, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज और रूसी यूनिवर्सिटीज के बीच में जो कोर्सेज में डिफरेंसेस हैं और जो कोर्सेज में बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको सॉल्व करेगा, क्योंकि क्या कोर्सेज भारत के अनुसार होने चाहिए इस बात पे भी विचार किया जा रहा है। और रूस में लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय बच्चे पढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर है भारतीय बच्चों का वहां पर। तो इस बात को ये देखा जा रहा है कि वहां पे उनको कई बार कुछ एजेंट्स के माध्यम से वो वहां जाते हैं और वहां प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें रूसी यूनिवर्सिटीज का कोई रोल नहीं रहता। तो ये तय किया गया है कि कोई भी छात्र जाए तो इस एजेंसी के थ्रू होकर जाए, ताकि उसको कोई भविष्य में समस्या ना हो और उनका एजुकेशन पैकेज पूरा हो। तो ये सारी बातें तय की गई हैं। तो ये मैं समझती हूँ भारतीय बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और ज्यादा उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज रूस की यूनिवर्सिटीज में मिलेंगी, क्योंकि रूस में केवल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ही नहीं, बहुत सारे रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं जो स्पेशलिटीज रखती हैं। तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय छात्रों के लिए खुला है इस समझौते के माध्यम से। बिल्कुल, और ये समझौता आने वाले दिनों में और भी कई नए आयाम दिखाएगा। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, क्या लग रहा है, भारत रूस की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जो दूसरे देश हैं जो भारत को अलग नजरिए से देखते थे, 8 दशकों में भारत बहुत बदला है, बहुत बदला। और अब भारत सिर्फ बोलता नहीं, जवाब भी देता है तरीके से, जानता है किससे कैसे जवाब देना है, कैसे समझना है तमाम चीजों को। भारत को लेकर क्या नजरिया आप तेजी से बदल रहा है दूसरे देशों का? मैं अनूप जी 93 से मैं विश्व के कई देशों की यात्रा की है मैंने, और उसके बाद 98 से 2004 की बात करें, 2004 से लेके 2009 की बात करें, 2014 से ये 25 है, 11 वर्षों में 11 वर्ष में मोस्टली पीएम साहब के दौरे को मैंने कवर किया है उन देशों में। और जो नजरिया है ऐसा बदला है कि वहाँ के जो भारतीय डायस्पोरा के जो लोग हैं वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, भले वो किसी भी विचारधारा को हो, धर्म को हो, जाति को, उनको भारतीय कहने में गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास, कई उदाहरण हैं जिसमें कि उनको, हाँ, थोड़ा सा वहां पे एक बातें आती हैं, अभी उस पर भी काफी काम हो रहा है। पूर्णिमा जी, बाकी लोग हैं कि जो भारतीय जो दूतावास है वहां के जो अफसरान हैं उनको थोड़ा सा और ट्यून होने की जरूरत है भारतीयों के प्रति, भारतीयों के व्यवहार के प्रति। लेकिन जो मोदी जी का जो, जब मोदी इफेक्ट बोलेंगे, यदि मोदी का इम्पैक्ट कहेंगे, यदि मोदी इफेक्ट का नाम देंगे, तो वो सर चढ़ के बोल रहा है हर भारतीयों पर। साथ साथ ऐसे भी आपने देखा होगा यूक्रेन की लड़ाई में भी, और वहां भी मोदी जी दोनों तरफ हैं राकेश जी, एक तरफ पुतिन के साथ भी थे, वो क्यों भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखें मॉस्को भी गए। तो ये अपने आप में बता रहे कि मोदी जी की अहमियत कितनी ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के लोग भारतीय झंडा लेके वापस निकले, बिल्कुल बिल्कुल, जान बचाने के लिए। मैं संजीव जी आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आना चाह रहा हूं। हम इस दोस्ती को किस लिहाज से देख लिया, आने वाले वक्त में भारत कहां खड़ा पाएगा अपने आप को? रूस के साथ ऐसे ही बढ़ता रहा, ऐसे ही वर्ल्ड ऑर्डर बदलता रहा, रूस के साथ साथ दूसरे देश भारत को अहमियत दे रहे हैं, कहां होगा भारत अगले 5 से 10 सालों में? देखिए अनूप जी, भारत विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, और इस भारत की जो विकसित भारत को बनाने की जो यात्रा है, उस यात्रा में रशिया का भी एक अहम योगदान होगा। और भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है, अभी आप देखिए, भले से कोई डील अभी कंक्लूड नहीं हुई है,
लेकिन ये जो बातचीत की प्रक्रिया है वो ऑनगोइंग है। S-400 की जो एडिशनल बैटरीज, S-500 और Su-57, ये जो सारे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ये जब कभी भी भविष्य में भारत में आएंगे तो ये भारत को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाएगा। और भारत में जो रशिया अपने जो नए जो रिएक्टर्स को भी देने के लिए तैयार है, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा भी कि जो स्मॉलर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसको भी भारत को देगा। भारत को हाइपरसोनिक वेपन्स रशिया देने के लिए तैयार है। और रशिया जब भी कभी कोई इस तरीके की बड़ी डील करता है तो भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, और ये भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और रशिया की ये जो दमदार दोस्ती है, ये जो अटल अटूट पार्टनरशिप है, ये भारत को किसी भी वैश्विक चैलेंज से जो है डिफेंड करेगी और रशिया को भी डिफेंड करेगी। और रशिया के ऊपर भी कोई अगर संकट आएगा तो भारत भी एक सच्चे मित्र की बात बिल्कुल, और यही दोस्ती परस्पर निभाने के लिए दोनों देश तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत और रूस के बीच जो समझौते हुए बेहद अहम है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यहीं से अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा और भारत की अहमियत भी बढ़ने वाली है।